मेडिकल साइंस की एक ऐसी विधि जिसमें हम निष्क्रिय अंगों को या खराब हो चुके अंगों को रिप्लेस कर देते हैं या काट के बाहर निकाल करके उसके स्थान पर नए अंगों को जोड़ देते हैं। इस विधि को अंग प्रत्यारोपण या ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। ये विधि सबसे ज्यादा कारगर उन लोगों के लिए है ये विधि सबसे ज्यादा उन लोगों के लिए कारगर है जैसे कोई जल जाए, जैसे किसी की किडनी खराब हो जाए, जैसे किसी व्यक्ति का हार्ट खराब हो जाए, किसी का लीवर खराब हो जाए, किसी के लंग्स में समस्या आ जाए, तो ऐसे पेशेंट्स के बॉडी से ऑर्गन्स को निकाल दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। और अगर समय रहते कोई डोनेटर मिलता है, कोई डोनर मिलता है, तो उस डोनर से वो रेसिपिएंट प्राप्त कर लेगा और डॉक्टर्स के माध्यम से उन अंगों को ला करके उसमें सेट कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। अंग को रिप्लेस करके नए अंगों को लगा देने की विधि ही ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन या ग्राफ्टिंग कहलाती है। जैसे प्लांट्स में पढ़ाया गया था, प्लांट रिप्रोडक्शन में ग्राफ्टिंग का मेथड था ना, जिसमें अंगों को ग्राफ्ट किया जाता है। एक पौधे की सिरे को काट दिया गया या बगल से काट दिया गया और अंगों को ला करके नए ऊतक को या नए बर्ड्स को ला करके वहाँ पे ट्रांसप्लांट किया गया था, जोड़ा गया था, उसे ग्राफ्टिंग कहा गया। वही ग्राफ्टिंग का मेथड जो प्लांट्स में यूज हो रहा है, अब एनिमल्स में इस विधि का उपयोग होना शुरू हुआ है। लेकिन बहुत सारी समस्याएं आएगी, अभी इस पर चर्चा भी की जाएगी। तो अंगों के प्रत्यारोपण में जो सबसे आसान सा काम है या जहां से कह सकते हैं कि इसका ओरिजिन हुआ, जहां से स्टार्टिंग हुई, वो है त्वचारोपण। स्किन ट्रांसप्लांटेशन। त्वचारोपण तब किया जाता है जब कोई व्यक्ति एक्सीडेंट के कारण अपनी त्वचा को खो देता है, अपनी स्किन को डैमेज कर लेता है, या फिर संयोग से अगर आग के कारण वो जल गया है, किसी रसायन, किसी केमिकल के कारण वो व्यक्ति अगर जल गया है, तो उसमें उसी व्यक्ति के शरीर से या अन्य व्यक्तियों के शरीर से त्वचा को लेकर के ट्रांसप्लांट किया जाता है। त्वचा को ट्रांसप्लांट करने का जो मेथड है वो ये है कि ऊपर की त्वचा जो जली हुई है, जो कटी हुई है, उसको उतनी दूर से निकाल दिया जाता है और निकाल देने के बाद नई त्वचा को वहाँ पे ट्रांसप्लांट कर देते हैं। ज़्यादातर इसमें एक मेथड है और बड़ा ही कॉमन सा मेथड है जिसे कहा जाता है एलोग्राफ्टिंग। एलोग्राफ्टिंग में एक व्यक्ति के शरीर के अंग या ऊतक को निकाल कर उसी व्यक्ति के शरीर में उसी अंग या ऊतक के स्थान पर सेट कर दिया जाता है। उसी व्यक्ति से त्वचा निकाली गई और उसी व्यक्ति के शरीर में उसे ट्रांसप्लांट कर दिया गया। जब आप किसी से मिलते हैं तो अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? दो ही चीजें हैं जिससे व्यक्ति अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, एक है फेस और दूसरा है हाथ। अगर कभी कोई व्यक्ति हाथ या चेहरे पे जल जाता है तो इस कंडीशन में रिप्लेस कर देना ही, उसकी स्किन को रिप्लेस कर देना ही सबसे अच्छा उपाय माना जाता है। आप अगर किसी से मिलते हैं तो हाथ या फेस से मिलते हैं ना, हाथ मिलाते हैं या फेस सामने व्यक्ति देखता है, तो जली हुई स्किन या जली हुई त्वचा जो है वो सामने थोड़ी सी भद्दी लगती है। इसके लिए डॉक्टर्स ने एक मेथड जो अप्लाई किया है वह है स्किन ट्रांसप्लांटेशन का। और इसमें करते ये हैं कि उस व्यक्ति के जले हुए स्थान से ऊपरी एपिडर्मिस को निकाल दिया जाता है और निकालने के बाद उसकी पीठ या जंघा से उतनी सी स्किन डिजाइन कर ली जाती है, काट लिया जाता है और काट करके वो चेहरे या हाथों पर डाल दिया जाता है। इसके बाद थोड़ा समय लगता है, वो अपने आप को वहाँ पे अटैच कर लेता है, जो टिश्यू है वो वहाँ पर अपने आप को अटैच कर लेता है और फिर सस्टेन हो जाता है, कंटिन्यू चलने लगता है वो। अब पीठ या जंघा से निकालने का मतलब ये है कि कोई अपने आप को अगर रिप्रेजेंट करेगा तो पीठ दिखाकर रिप्रेजेंट नहीं करेगा या जंघा दिखाकर रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो अगर हाथ या अगर चेहरा है तो इन अंगों से हमेशा ही व्यक्ति अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए पीठ या जंघा से इन ऊतकों को या इन टिश्यूज को निकाल करके चेहरे पर या चेहरे पर या हाथों पर अप्लाई कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है, ग्राफ्ट कर दिया जाता है। आपने मूवीज में देखा होगा कि कई बार डुप्लीकेट्स बना दिए जाते हैं ना,
डुप्लीकेट बना दिया गया किसी हीरो का, किसी विलन का। जैसे गोविंदा की पिक्चर्स में आपको ज़्यादा डुप्लीकेट्स मिलेंगे, दोनों डुप्लीकेट्स। तो जो विलन होते थे वो एक नकली गोविंदा बना लेते थे। या अमिताभ बच्चन की ऐसी बहुत सी मूवीज़ हैं जिसमें कि वो एक नया एक्टर जो है या नया अमिताभ बच्चन निकल करके बाहर आता है। डॉक्टर्स ऐसा कर तो सकते हैं, लेकिन ये संभव नहीं है कि जिसका चेहरा वो कॉपी कर रहे हैं वो उसके जैसा ही वो चेहरा बना दिया जाए। ऐसा बिल्कुल संभव ही नहीं है कि उसी की कदकाठी आ जाए, उसी का चेहरा आ जाए। अब इतना छोटा सा कोई व्यक्ति हो, या मान लीजिए है इतना सा, और उसका चेहरा जो है वो चाहे कि हमारा चेहरा जो है अमिताभ बच्चन के जैसा हो जाए, तो चेहरा बनाया गया। कुछ समय बाद मूवीज में ये दिखाया गया कि उस व्यक्ति ने जब उसका चेहरा बदला गया तो थोड़े समय बाद वो अमिताभ बच्चन की कदकाठी में पहुंच गया। पॉसिबल है इतना छोटा सा आदमी इतना लंबा चौड़ा हो जाए? ये संभव ही नहीं है। सीरियल्स में आपने एक चीज नोटिस की होगी, कभी कभार जो एक्ट्रेस हैं या एक्ट्रेसेस हैं, एक्टर्स हैं या एक्ट्रेसेस हैं, उन्हें रिप्लेस कर दिया जाता है। दरअसल उन्हें इसलिए रिप्लेस किया जाता है क्योंकि उनको एक नए प्रोडक्शन हाउस से अच्छा खासा पैसा मिलता है, जो यहाँ पैसा मिल रहा है उससे कहीं ज़्यादा पैसा वहाँ मिलता है। तो क्या करते हैं कि वो हीरोइन जो है वो यहाँ से तो वहाँ चली गई, लेकिन अब ये कैसे दिखाया जाए कि हीरोइन जो है वो बदल गई है, उसका चेहरा बदल गया है। तो करवाते क्या है कि एक एक्सीडेंट करवा देते हैं, ठीक है। और जब एक्सीडेंट हो गया तो उसमें क्या करते हैं कि वो करीब महीनों तक वहाँ पड़ी रही हॉस्पिटल में और चेहरे पर पट्टी लगी हुई है। अब वो डेट आती है, पूरे परिवार वाले पहुंचते हैं और जब चेहरा खुलता है तो आपको पता चलता है अच्छा ये तो बदल गई। पट्टी खुलती है तो पता चलता है कि सब बदल गए। ये वो सिर्फ एंटरटेनमेंट तक ही सीमित रखा जाए तो बेटर है। किसी का चेहरा किसी के जैसा बनाया नहीं जा सकता। प्रकृति के अलावा आइडेंटिकल कॉपीज कोई नहीं तैयार कर सकता है। एक मेथड है लेकिन थोड़ा सा क्रिटिकल है और पता नहीं इसमें कितना चांस सही होगा या गलत होगा, ये नहीं पता। ये किया जाए कि पूरी स्किन को उतार दिया जाए, चेहरे से पूरी स्किन को उतार दिया जाए, मांसपेशियों सहित सब उतार दिया जाए। और जितनी हड्डियां हैं, जैसे यहाँ ये क्या कहते हैं फ्रंटल बोन है, ये जाइगोमैटिक है, ये मैंडिबुलर है, इन सभी को छील तराश करके वैसा डिजाइन किया जाए जैसे जिस चेहरे के जैसा इसको बनाया जाना है। साइड से, ऊपर से, नीचे से इसे छील तराश करके वैसा डिजाइन कर दिया जाए। फिर इसके बाद उस पर चेहरा अप्लाई कर दिया जाए और लगा देने के बाद हो सकता है कि थोड़ा बहुत चांस है कि चेहरा दूसरे के जैसा दिखने लगे। लेकिन कुछ समय बाद क्या होगा, जहाँ से हड्डियाँ छीली गई हैं, तराशी गई हैं, वो अपने आप को रिप्लेस तो करेंगे ना, अपने आप को रिकवर तो करेंगे, वो हड्डियाँ फिर से आ जाएंगी अपनी जगह, क्योंकि उतना बनना वो उसके जीन में है। जो आप आर्टिफिशियली डिजाइन कर रहे हैं ऐसा है नहीं, वो धीरे धीरे करके अपने जेनेटिक लेवल से फिर से ग्रोथ करना स्टार्ट करेगा और ग्रोथ करते करते वो चेहरा फिर से उसी के जैसा हो जाएगा। तो इसमें कोई सच्चाई नहीं है कि आप किसी एक व्यक्ति का चेहरा किसी दूसरे व्यक्ति के जैसा बना सकते हैं। दुनिया की कोई भी साइंस है अभी इतना पॉसिबल नहीं है। हाँ, एनिमेशन बना दें या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो बन जाए, वो अलग की चीज़ है। कंप्यूटर से उसे 3D डिज़ाइन कर दिया जाए, बुद्ध बना दिया जाए, उसका स्टैचू बना दिया जाए, अलग बात है। लेकिन जीवित व्यक्ति का चेहरा एक दूसरे के जैसा बना दिया जाए ये संभव नहीं है, ठीक। तो स्किन ट्रांसप्लांटेशन में बहुत से भ्रम है, बहुत से कंफ्यूजन्स हैं कि स्किन ट्रांसप्लांटेशन करने के बाद लोगों का चेहरा बदल जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, चेहरा नहीं बदलता है। जो चेहरे का शेप है, जैसे ये हड्डी है, यहाँ नीचे की हड्डी है, यहाँ की हड्डी है, ऊपर की हड्डी है, जब इस पर चेहरा डाला जाता है ना, या स्किन जब डाली जाती है तो वो इसी के शेप में अपना प्लेस बना लेती है, अपने आप को वहाँ पे एडजस्ट कर लेती है। और स्किन इसी डिज़ाइन के हिसाब से अपने आप को प्लेस करने के बाद, अपने आप को रखने के बाद वैसे ही वो ग्रोथ भी करने लगती है। तो इस बात में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है कि चेहरा एक दूसरे के जैसा बनाया जा सकता है। ग्राफ्टिंग में त्वचारोपण के अलावा कुछ अंग भी हैं और अन्य ऊतक भी हैं। जैसे एक आसान सी विधि है, रुधिर आधान, रुधिर का आधान करना, ब्लड किसी को चढ़ाना। रुधिर आधान एक वह विधि है जिसमें एक व्यक्ति का रुधिर निकाल करके, रुधिर भी एक प्रकार का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है,
तरल संयोजी ऊतक है, और इस तरल संयोजी ऊतक को एक व्यक्ति से निकाल करके किसी दूसरे व्यक्ति में आसानी से ट्रांसफर किया जा सकता है, ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। इसके लिए एक चीज़ ध्यान रखना ज़रूरी है कि जिसमें ट्रांसप्लांटेशन किया जा रहा है उसका ब्लड ग्रुप, RH फैक्टर, ये पहले वाले व्यक्ति जिससे निकाला जा रहा है, ये दोनों का लगभग मैच करना चाहिए। वो मेथड बताया गया है कि कहाँ कब डोनेशन संभव है, ब्लड ग्रुप क्या होगा तो डोनेशन कैसे किया जाएगा, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो इसके बारे में विशेष आगे बताने की आवश्यकता नहीं है। त्वचारोपण, रुधिराधान, फेफड़े का रोपण, फेफड़े का रोपण कैसे किया जाता है? जब भी किसी को फेफड़ा डोनेट किया जाता है तो सिर्फ बायां फेफड़ा ही डोनेट करते हैं, दाहिना फेफड़ा डोनेट नहीं किया जाता है। बायां फेफड़ा इसलिए डोनेट किया जाता है क्योंकि ये साइज में थोड़ा सा कम चौड़ा और ऊंचाई में थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अगर आवश्यकता पड़ी तो बाएं फेफड़े को डोनेट कर दिया जाता है। ये थोड़ा सा छोटा होता है क्योंकि हार्ट को स्पेस देना होता है, तो बायां फेफड़ा डोनेट किया गया। यही चीज़ लीवर पर भी लागू होता है। यकृत का रोपण, यकृत के कितने भाग होते हैं? लीवर के 2 भाग होते हैं। कौन कौन से? राइट लोब और लेफ्ट लोब। अब जो राइट लोब है वो थोड़ा सा लार्ज इन साइज होता है, काफी बड़े साइज का होता है। तो जब भी किसी को डोनेट किया जाता है तो बड़ा वाला हिस्सा नहीं बल्कि छोटा वाला हिस्सा डोनेट करना होता है, ठीक है। और छोटा वाला डॉक्टर्स अलाउ भी करते हैं क्योंकि उसको तो आवश्यकता है और आप डोनेट कर रहे हैं। ये भावनात्मक प्रवाह की अलग बात है कि हमारे पास अगर ये 70% हिस्सा है और ये 30% हिस्सा है, तो अगर कोई मांगेगा तो हम अपना 70% देने को तैयार हैं। ये भावनात्मक प्रवाह है और ये मूर्खता है कि अपना बड़ा वाला हिस्सा लीवर का हम डोनेट कर देंगे, क्योंकि ये आपके शरीर की आवश्यकता है। और ये क्या है? ये उस व्यक्ति की आवश्यकता है जिसे कुछ भी मिल जाए उसका काम चल जाए बस, ठीक है। अब आप 70% दे करके और आप सिर पे हाथ धर के बैठ जाइए। 30% डोनेट करना उचित होगा या 70% डोनेट करना उचित होगा? 30% डोनेट करना उचित होगा, क्योंकि उसको काम चलाने से मतलब है, न कि उसको पूरा का पूरा लीवर चाहिए ही चाहिए। वो भविष्य की बात है। हम टिश्यूज को लेबोरेटरीज में तैयार करेंगे तो डोनेशन की भी आवश्यकता खत्म हो जाएगी। कोई डोनेशन न दे रहा हो तो भी हम लेबोरेटरीज में अंगों या ऊतकों को बना सकेंगे। ये सत्य है कि हम भविष्य में ऐसे अंगों को बना सकेंगे जो खुले तौर पे मार्केट पे बिकेंगे। बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो लीवर को बेच रही हैं, वो किडनीज को बेच रही हैं, वो हार्ट को बेच रही हैं। जिस साइज का चाहिए, जिस एज ग्रुप के लिए ऑर्गन्स चाहिए वो भी आपको मिल जाएंगे। लेकिन अभी के लिए संभव नहीं है, तो अभी सिर्फ ह्यूमन टू ह्यूमन डोनेशन होता है, ठीक। इसके बाद फिर बारी आती है हृदय की, हृदय का रोपण। हृदय का रोपण किया जाता है यदि कोई व्यक्ति अभी जस्ट जिसकी डेथ हुई हो उसके हार्ट को निकाल लिया जाता है और किसी व्यक्ति में डोनेट कर दिया जाता है, ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। संभव है, लेकिन ये बड़ा रेयर होता है। अन्य अंगों के लिए तो ठीक है, रुधिराधान करना, त्वचा का रोपण करना, फेफड़े का रोपण करना, यकृत का रोपण करना, ये सब तो आसान विधियां हैं। आसान कहें तो साइंस में इसके लिए हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं, इसके लिए हमारे पास टेक्नोलॉजीज हैं। अगर कोई समस्या आती है तो हम देख सकते हैं, झेल सकते हैं। लेकिन हृदय का रोपण करना ये थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है, ठीक है। वैज्ञानिक लगे हुए हैं कि भविष्य में हम ब्रेन का भी आरोपण कर सकें, एक व्यक्ति से ब्रेन को निकालकर दूसरे व्यक्ति में इसका रोपण कर सकें। भविष्य जो है वो बड़ा धुंधला सा दिखाई दे सकता है। भविष्य में थोड़ा झांके तो डर लगेगा। एक व्यक्ति के ब्रेन को दूसरे व्यक्ति के ब्रेन से कनेक्ट किया जा सकेगा। तो आप पढ़ के यहाँ से जाइए, ठीक है, और घर में जितने हैं, जैसे USB का पोर्ट होता है ना, आप में ऐसे लगा लगा करके सब आपसे ले लेंगे, ग्रहण कर लेंगे। और ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आगे आने वाले समय में एक व्यक्ति का मस्तिष्क या एक व्यक्ति के मस्तिष्क में उपस्थित जो मेमोरी है वो दूसरे में ट्रांसफर की जा सकेगी। बच्चा जन्म लिया, कुछ समय बाद उसमें वो टेक्नोलॉजी विकसित कर ली जाएगी, 6 महीने साल भर में ही,
और छोटा सा बच्चा ही पीएचडी के क्लासेस देने के लिए ठीक होगा, छोटा सा बच्चा ही पीएचडी वालों को पढ़ा रहा होगा, छोटे से बच्चे को ही पीएचडी की डिग्रियां मिलनी शुरू हो जाएंगी, फिर डिग्री डिप्लोमा का महत्व ही जैसे खत्म हो जाएगा। कारण ये है कि पढ़ाई का एक समय होता है, बच्चा पढ़ते 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 उसे सीखते हुए आगे बढ़ता है, लेकिन सीखी गई चीजें सीधे सीधे ही डाउनलोड कर ली जाएं, सीधे सीधे उसको मस्तिष्क में रख ली जाएं और उसी पर रिएक्ट किया जाए, तो इसके लिए क्या कोई डिग्री डिप्लोमा देना जरूरी होगा? कुछ नहीं। इसके लिए तो डिग्री डिप्लोमा आप उन्हें दीजिए, बार बार दीजिए, जो इस तकनीक को ईजाद करेंगे, जो इस तकनीक को विकसित करेंगे, आप उन्हें डिग्रियां दीजिए, डिप्लोमा दीजिए, आप उनकी प्रशंसा कीजिए, अच्छी बात है। आने वाले समय में अंगों के आरोपण या प्रत्यारोपण को छोड़िए, मशीन्स तैयार हो जाएंगी, जैसे डायलिसिस है, डायलिसिस के लिए एक इक्विपमेंट होता है, एक मशीन होती है, ठीक है, और ऐसी मशीन्स में ऐसी मशीन्स ने किडनीज का काम जो है लगभग कम कर दिया है, उसको और शॉर्ट इन साइज करेंगे और उसको हम किडनी का रूप दे करके हम किडनी की जगह ट्रांसप्लांट कर देंगे। अभी एक इक्विपमेंट होता है पेस मेकर, अगर हृदय की गतियां कम या ज़्यादा हैं, हृदय का जो बीट सिस्टम है अगर वो इरेगुलेट है, SA नोड AB नोड, तो इसमें क्या होता है, पेस मेकर होता है, एक छोटा सा बैटरी द्वारा संचालित होने वाला उपकरण जिसमें एक वायर निकला होता है और उसको स्किन के ठीक नीचे, यानी सामने स्किन के ठीक नीचे, स्किन को काट कर वहीं पर डाल दिया जाता है और उसका जो वायर होता है उसको ले जाकर के हार्ट के SA नोड और AB नोड के आसपास टच करवा दिया जाता है। बैटरी है, उससे माइक्रो मिली वोल्ट में निकलने वाली जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, वो हार्ट को जाती है और मांसपेशियों में जैसे ही टच होती है वो ऊर्जा, वैसे ही मांसपेशियां सिकुड़ती हैं और फैलती हैं और वो निर्धारित होता है। पेसमेकर इसीलिए कहा जाता है, वो हृदय के गति को निर्धारित करता है कि हृदय को इतनी देर में ही संचालित होना है, इतनी देर में ही बीट करना है, उसके लिए होता है। और आने वाले समय में यकृत हो या हृदय हो या किडनीज हो या लंग्स हो, इन सभी का काम खत्म हो जाएगा, हम सीधे ह्यूमोटेक बन जाएंगे। ह्यूमोटेक होने का मतलब क्या है? ह्यूमन प्लस टेक्नोलॉजी इज इक्वल टू ह्यूमोटेक। ह्यूमोटेक बन जाने के बाद आवश्यकताएं जैसे खत्म ही हो जाएंगी, सारी चीजें मशीनों पर निर्भर होंगी। किसी में एक आंख है, किसी में 2 आंख है, तो दोनों आंखें वो व्यक्ति यही चाहेगा कि अच्छा ठीक है, एक आंख नहीं ही सही, डोनेट भी कर देंगे, काम भी हो जाएगा। और एक ऐसा कैमरा होगा जो आई ऑर्बिट को पूरा का पूरा, ये आई बॉल जो है इसको निकाल करके उसकी जगह कैमरा सेट कर दिया जाएगा, आई बॉल की जगह आई ऑर्बिट, और वो आई बॉल एक कैमरा होगा जो 24/7 आपके द्वारा देखी गई सभी चीजों को कैप्चर करता रहेगा, रिकॉर्ड करता रहेगा और आपको और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। वो आपके ब्रेन से कनेक्टेड होगा और उसमें देखे गए या रिकॉर्ड किए गए जितने भी वीडियोस होंगे, जितने भी इमेजेस होंगे, वो आप रात में सोते समय आंख बंद करने पर वो भी सपने के रूप में देख पाएंगे। तो ब्रेन की तो जैसे आवश्यकता ही खत्म हो गई। अब ब्रेन को स्टोर करने की आवश्यकता नहीं है कि हमने क्या देखा क्या नहीं देखा, ब्रेन की आवश्यकता है। यहीं पर आंखों के जगह पे अगर हम रिकॉर्ड करने वाला एक कैमरा लगा दें, और भविष्य की बातें हैं, एक रिकॉर्ड करने वाला कैमरा और बॉडी पर एक ऐसा इक्विपमेंट जैसे कि मॉनिटर टाइप का कुछ लगा दिया जाए, स्क्रीन लगा दिया जाए जो आपकी बॉडी की स्क्रीनिंग भी करता रहे, साथ ही साथ आपके द्वारा अगर रिकॉर्ड किया गया कुछ वीडियो है तो वो भी आपकी स्क्रीन पर ही दिखाता रहेगा और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। फोन डायल करना है वहीं से हो जाए, आपको कहीं आना जाना है, लोकेशन पता करना है, आपका हाथ है, उंगली का काम बचेगा। हमारे ख्याल से बाकी उंगलियां सब समाप्ति जैसे हो जाएंगी। अगर अवशेषी अंग के रूप में बचा रहे तो अलग की बात है, वेस्टिजियल ऑर्गन के रूप में, अदरवाइज ये सभी अंग धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे और जिस चीज की बेसिक आवश्यकता है वह है मस्तिष्क, वो है अंगुलियां, वो है हाथ और पैर, बस इतना बाकी रह जाएगा। बाकी अंग हो या न हो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके न रहने पर उसकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए हमारे पास विकसित किए गए मशीन्स होंगे और विकसित की गई ये जो मशीन्स हैं हमारे लीवर के लिए, हार्ट के लिए, किडनीज के लिए, सभी को रिप्लेस कर देंगी ये मशीन्स। इन सभी के स्थान पर आप मशीन्स लगा देंगे और वो काम करेंगे। अंग प्रत्यारोपण तो एक वो साधन है जिसके माध्यम से कि हम खराब हो चुके या बिगड़ रहे या बिगड़ चुके अंगों को नए अंगों से रिप्लेस कर देते हैं।
लेकिन आने वाले समय में अंग प्रत्यारोपण खत्म होकर मशीन प्रत्यारोपण या टेक्नोलॉजी का प्रत्यारोपण किया जाएगा शरीर में। जो अंग खराब हो चुके हैं, अभी देखिए क्या क्या शरीर में लगाया जाता है, आप लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं। क्या क्या चीज़ें लगाई जाती हैं? एक तो पेसमेकर हो गया, एक तो पेसमेकर हो गया, ठीक है। प्रकृति की रचना के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, नेचर ने जो बनाया है उसके साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, ठीक। दूसरी चीज, नकली आंखें लगाई जाती हैं, ये भी आप लोगों ने देखा होगा, पत्थर की बनी हुई नकली आंखें लगाई जाती हैं। उसके बाद नकली दांत भी लगाए जाते हैं, यानी टेक्नोलॉजी के साथ आप जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे हैं। और यही प्रक्रियाएं आगे बढ़ेंगी, ये सब बैटरी द्वारा संचालित होंगे। हो सकता है कि 2 हाइड्रोलिक पंप्स यहाँ लगे हों और मांसपेशियों का भी काम खत्म हो जाए और वो उसका चवर्णन करे इस तरीके से। और हाँ, उसी दांत के सेट के साथ में 2 हाइड्रोलिक पंप्स भी लगे होंगे जो खाने को चबाते भी रहेंगे, ऐसे चबाते रहेंगे, पंप्स होंगे, अप डाउन होंगे और वो दांत भोजन को चबाते भी रहेंगे। आप टेक्नोलॉजी के साथ दिन ब दिन जुड़ते जा रहे हैं और एक समय वो आएगा कि आप इतने ज़्यादा जुड़ाव के साथ आगे बढ़ेंगे कि उन चीज़ों से आपका बाहर निकल पाना मुश्किल होगा, संभव ही नहीं होगा कि अब इन चीज़ों से बाहर आया जाए। आज के ही दौर में नेटवर्क आपके आसपास मौजूद हैं, जहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ लगभग अपने इंडिया में चल रहे जितने भी नेटवर्क्स हैं, टेलीकॉम कंपनियों के नेटवर्क्स हैं, वो आपके आसपास मिल जाएंगे। आप कोई सिम लेकर के बैठ जाइए, सबका नेटवर्क यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसके बाद आप मोबाइल गैजेट से जुड़ चुके हैं। सबसे एक छोटा सा कंप्यूटर का एग्जांपल होता है कैलकुलेटर। कैलकुलेटर हर शॉप पे लगभग आपको मिल जाएगा और कह दीजिए कि आप इससे दूर हो जाइए तो शायद ये दुकानदार के लिए संभव ना हो। मोबाइल को अगर कह दिया जाए कि आप इसका परित्याग कर दीजिए, आज से मोबाइल टच नहीं करना है, तो हो सकता है कि घंटे 2 घंटे बाद जो व्यक्ति मोबाइल से बहुत ज़्यादा अटैच हैं, हो सकता है कि वो डिप्रेशन में आना शुरू हो जाए, 2 दिन 3 दिन बाद खाना पीना भी छूट जाए और हो सकता है कि उसी मोबाइल के चक्कर में बीमार भी पड़ जाए। टेक्नोलॉजी के साथ इतने ज़्यादा जुड़ चुके हैं, लैपटॉप्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, ये जितनी भी चीज़ें हैं हमारे जीवन का हिस्सा बन चुकी हैं और इनसे बाहर निकल पाना हमारे लिए आज तो संभव नहीं है। और यही प्रक्रिया आगे बढ़ती चली जाएगी और एक दिन ये हमारे अंगों पर आ जाएंगे, हमारे शरीर के अंदर तक प्रवेश कर जाएंगे और हम इनसे बच नहीं सकेंगे। आज बहुत से गैजेट्स हैं जिनका यूज़ आप गैजेट्स में बैठ करके करते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि, या गैजेट्स के साथ आप रहते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि हम इसका यूज़ भी करते हैं, क्योंकि ये परिपाटी जैसी चल चुकी है। अभी मोबाइल का ही एक एग्जाम्पल दिया गया। अगर मोबाइल से कहा जाए कि आप थोड़ा सा दूर रहिए, तो कौन है कि कितने समय तक दूर रह सकता है? कोई है? हाथ उठाएं आप में से। 1 2 3 4 5 6, मतलब 5-6 ही बच्चे हैं, इतने भी 5-6 बच्चे हैं जो मोबाइल से दूर रह सकते हैं और वो भी कुछ दिनों या कुछ महीनों तक, जीवन पर अनुपलब्ध होने का ये सबसे बढ़िया फायदा। तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, अंग प्रत्यारोपण एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से कि हम कुछ अंगों या ऊतकों का ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं। अब जानते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसप्लांटेशन। टाइप्स ऑफ ट्रांसप्लांटेशन में 4 मेथड्स बेसिक हैं। पहला है ऑटोग्राफ्टिंग, दूसरा है एलोग्राफ्टिंग, तीसरा है आइसोग्राफ्टिंग और चौथा है शेनोग्राफ्टिंग। ये 4 ग्राफ्टिंग के मेथड्स हैं, जिसमें ऑटोग्राफ्टिंग के बारे में सबसे पहले जानते हैं और इसके बारे में बताया गया है। जब किसी व्यक्ति के ऊतक या अंग को निकाल कर
वापस उसी व्यक्ति में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, तो इसे ऑटोग्राफ्टिंग कहते हैं। इसमें सबसे आसान जो विधि है और सबसे ज़्यादा यूज होने वाली जो विधि है वो है स्किन ट्रांसप्लांटेशन। ठीक, लगभग 80% केसेस में यूज होने वाला जो मेथड है वो है एलोग्राफ्टिंग का। एलोग्राफ्टिंग वह मेथड है जिसमें किसी एक व्यक्ति का ऊतक या अंग निकाल कर किसी दूसरे व्यक्ति में ट्रांसप्लांट कर दिया जाए। अब वो उसका सगा हो या न हो, रक्त संबंध उससे है या नहीं है, वो अलग की बात है। अगर किसी को आवश्यकता है किसी अंग या ऊतक की, तो एक व्यक्ति द्वारा उसको निकाला गया, जबरदस्ती वो भी नहीं की जाती है, बाकायदा उससे परमिशन लिया जाता है, बॉन्ड होता है। तो परमिशन लेने के बाद अगर वो अलाउ करता है तो डॉक्टर्स उसके अंग या ऊतक को निकाल करके उस मरीज में या पेशेंट में ट्रांसप्लांट कर देते हैं जिसको उसकी आवश्यकता होती है। तो एक व्यक्ति से किसी एक व्यक्ति से ऊतक या अंग निकाल करके किसी दूसरे व्यक्ति में ट्रांसप्लांट कर देना ये एलोग्राफ्टिंग कहलाता है। आइसोग्राफ्टिंग किसे कहते हैं? आइसोग्राफ्टिंग में पहले ये जान लेना जरूरी है कि आइसो का यहाँ पर अर्थ क्या होगा। तो थोड़ा सा ट्विंस के बारे में भी जान लेते हैं। ट्विंस या यमज या जुड़वा कहते हैं। तो ट्विंस कितने प्रकार के होते हैं? 3। पहला फ्रैटर्नल ट्विंस, दूसरा आइडेंटिकल ट्विंस और तीसरा सियामीज और कंजॉइंट। 3 प्रकार के ट्विंस में, जिसमें फ्रैटर्नल ट्विंस जो हैं ये डाइजाइगोटिक होते हैं। दो अलग अलग जाइगोट्स के, दो अलग अलग स्पर्म और ओवम के फ्यूजन से बने जाइगोट द्वारा दो अलग अलग संतानों का निर्माण होता है। इसमें 100% चांस है कि दोनों संतानें या तो नर नर होंगी या तो दोनों संतानें मादा मादा होंगी या दोनों में से कोई एक नर और एक मादा हो सकता है। ठीक है, 100% चांस है कि दोनोदोनों अलग अलग हैं, तो लैंगिक लक्षण जो सेक्सुअल कैरेक्टर है वो दोनों में अलग अलग होगा। आइडेंटिकल ट्विन में एक ही स्पर्म और ओवम के समेकन से बने जाइगोट का जब फर्स्ट क्लीवेज होता है तो फर्स्ट क्लीवेज के दौरान ही दो कोशिकाएं बनती हैं और ये दो कोशिकाएं दो अलग अलग संततियों को बनाने के लिए अलग हो जाती हैं और इसी में ऑर्गेनोजेनेसिस हो जाता है, तो दो अलग अलग संतानों का जन्म होता है। इनका निर्माण, इन दोनों संततियों का निर्माण चूंकि एक ही जाइगोट से हुआ है, इसलिए इनका जो लैंगिक लक्षण है वो एक समान होता है, इनका जो जेनेटिक कैरेक्टर है वो एक समान होता है। तो जन्म लेने पर इनका चेहरा, इनकी कदकाठी, इनका हाव भाव लगभग एक ही जैसा होता है। आपने बहुत से ट्विंस को देखा होगा जो चेहरे से एक दूसरे से मैच करते हैं, ये एकदम आइडेंटिकल, सेम टू सेम, खूब। तो इनका ब्लड ग्रुप भी एक ही होगा, इनके लैंगिक लक्षण भी एक होंगे और इनका जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है वो भी बिल्कुल सेम होगा। ठीक, सियामीज या कंजॉइंट ट्विंस ये भी आइडेंटिकल की तरह मोनोजाइगोटिक ही होते हैं, एक ही स्पर्म और ओवम के समेकन से बनते हैं, लेकिन यहाँ बात ये आ जाती है कि जैसे ही जाइगोट का फर्स्ट क्लीवेज होता है तो फर्स्ट क्लीवेज में ये विभेदित नहीं हो पाते, अलग नहीं हो पाते और उसी समय इनके अंगों का निर्माण होना शुरू हो जाता है। इस दौरान ये कहीं न कहीं से आपस में जुड़े रह जाते हैं, इसीलिए इन्हें कंजॉइंट ट्विंस कहा जाता है। जनरली इन्हें कहा जाता है सियामीज या कंजॉइंट ट्विंस। अब जो आइडेंटिकल ट्विन का प्रकार है, इसी आइडेंटिकल ट्विन में दोनों में से कोई एक किसी कारण से किसी अंग को गंवा देता है, उसका अंग खराब हो जाता है, तो आइसोग्राफ्टिंग के माध्यम से बिना ब्लड जांच किए, बिना जेनेटिक कैरेक्टर जांच किए, बिना इम्यून सिस्टम की जांच किए, सीधे वो एक अंग को निकाला जाता है, एक से अंग को निकाला जाता है और दूसरे में उसे ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। ठीक है, इस मेथड को कहा जाता है आइसोग्राफ्टिंग। लास्ट में आता है शेनोग्राफ्टिंग। यहाँ पर XENO, शेनो का मतलब क्या होता है? पर या अन्य
जब कभी किसी मनुष्य में कोई अंग या ऊतक फेल हो जाए तो उस दशा में दूसरे जंतुओं का अंग या ऊतक निकाल करके उसमें ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, तो इस मेथड को शेनोग्राफ्टिंग कहा जाता है। शेनो का मतलब होता है पर, अन्य दूसरे किसी जंतु से लिया गया अंग या ऊतक, जैसे बंदरों की किडनीज को, अक्सर ही आपने सुना होगा, बंदरों की किडनीज को ह्यूमंस में ट्रांसप्लांट किया जाता है, ठीक है। तो ये जो मेथड है ये होता है शेनोग्राफ्टिंग। तो 4 प्रकार के मेथड्स कौन कौन से हुए? ऑटोग्राफ्टिंग, एलोग्राफ्टिंग, आइसोग्राफ्टिंग और शेनोग्राफ्टिंग। ऑटोग्राफ्टिंग में किसी एक व्यक्ति के अंग या ऊतक को निकालकर उसी व्यक्ति में ट्रांसप्लांट किया जाता है, तो इसे आइसोग्राफ्टिंग कहते हैं। एलोग्राफ्टिंग जब किसी एक व्यक्ति से ऊतक या अंग को निकाल करके किसी दूसरे व्यक्ति में ट्रांसप्लांट किया जाता है, तो उसे एलोग्राफ्टिंग कहते हैं। आइसोग्राफ्टिंग जब 2 समान यमज या आइडेंटिकल ट्विन्स के बीच अंगों का आदान प्रदान, डोनेशन या रेसिपिएशन होता है, तो इस दौरान इस मेथड को आइसोग्राफ्टिंग कहा जाता है। और जब किसी व्यक्ति के ऊतक या अंग का ट्रांसप्लांटेशन या रिप्लेसमेंट किसी दूसरे जंतु के माध्यम से किया जाता है, किसी दूसरे जंतु के ऊतक या अंग द्वारा किया जाता है, तो ऐसे ग्राफ्टिंग को शेनोग्राफ्टिंग कहा जाता है। ये 4 पॉइंट्स हैं, समझ में आ रहा है? कोई कंफ्यूजन? जो अगर न समझ में आ रहा हो तो पूछ सकते हैं, कोई किसी प्रकार का कंफ्यूजन? हाँ हाँ।